प्रयाग उच्च न्यायालय ने सबसे पहले उन्होंने एसटीपी 3 शहर बड़े लिए, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी को। आज सैकड़ों आरतियां गंगा जी के किनारे हो रही हैं और उसमें घंटा घड़ियाल और उसके साथ साथ लाइट का भी प्रदर्शन नदी के ऊपर किया जा रहा है। जो भी गंगा के अंदर जीव जंतु हैं उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश के बीच में किसी भी व्यक्ति की डेथ होने की रिपोर्ट नहीं आई है और ये गवर्नमेंट आंकड़ा है। कोविड के समय में भी इसने बहुत काम किया और गंगा जल की वजह से ही बहुत से शहरों में मृत्यु की दर जो है वो बहुत कम रही। नमस्कार। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी जी का विशेष महत्व है। इस गंगा जी नदी को देव नदी से ही भी जाना जाता है। इतने वर्ष से गंगा शुद्धिकरण के लिए, गंगा जी का प्रदूषण रोकने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जी गुप्ता हमारे साथ है। उनको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गौरवान्वित भी किया गया है और जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया गया है। केंद्र शासन ने जो गंगा शुद्धिकरण के लिए एक्ट तैयार किया, उसके लिए जो समिति सूचित की थी, उस समिति में अरुण कुमार गुप्ता जी थे। अभी गंगा जी की वर्तमान स्थिति में गंगा जी की शुद्धिकरण के बारे में क्या प्रक्रिया चालू है, न्यायालय ने गंगा शुद्धिकरण के लिए क्या सूचना दी, ये सब स्थिति है, हम उन्हीं से जान के लेंगे। नमस्कार अरुण जी। अभी गंगा वर्तमान स्थिति में गंगा जी की शुद्धिकरण के बारे में क्या प्रक्रिया चालू है? देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पीआईएल चल रही थी, वो री गंगा पोल्यूशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से थी और वो विगत 2006 में दाखिल हुई थी और आज तक उसमें विभिन्न कई आदेश पारित किए, जिसमें हर पहलू जो गंगा जी के प्रदूषण से संबंधित था उसमें आदेश पारित किए गए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि सबसे बड़ी समस्या जो गंगा जी के पोल्यूशन में थी वह सीवेज की वजह से थी। तो सीवेज वाटर के लिए गंगा जी ने उसमें कमी करने के लिए प्रयाग उच्च न्यायालय ने सबसे पहले उन्होंने एसटीपी 3 शहर बड़े लिए, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी को। क्योंकि जैसे कानपुर है, कानपुर में 430 मिलियन लीटर लाख लीटर प्रतिदिन जो है वो सीवेज जो है वो गंगा जी में जाती थी। और उसके बाद इलाहाबाद थी, इलाहाबाद में करीब करीब 300 लाख लीटर के आसपास सीवेज वाटर गंगा जी में मिलती थी और वाराणसी में भी करीब करीब 300 के आसपास वहाँ भी सीवेज वाटर जाती थी। तो इसको उन्होंने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया और गंभीरता से इसलिए लिया क्योंकि करीब करीब 80% गंगा जी में प्रदूषण जो है वो सीवेज वाटर की तरफ से था। इसलिए तीनों शहरों में उन्होंने सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इलाहाबाद में इस समय 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, कानपुर में करीब 4 और 5 के लगभग हैं और वाराणसी में करीब 4 में 3 तो बन गए हैं, 2 और बन रहे हैं। तो इस प्रकार अब और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे सीवेज जाए, इसके लिए जो पाइपलाइंस थी उन पाइपलाइंस को डालने की कोशिश की गई और करीब करीब इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में इस कार्य को कंप्लीट भी कर लिया गया है और ताकि सीवेज वाटर जो भी निकले वो सीधे एसटीपी में जा सके। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है और किया भी गया है। इसके साथ साथ एक जो उसमें दिक्कत आ रही है जो मुझे भी पता चली है, क्योंकि सीवेज के बाद जो पानी निकलता है, ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकलता है उसका बीओडी और ऑक्सीजन, डीओ, ये सब जिस तरह से होना चाहिए उतना है नहीं। लिहाजा उसकी वजह से थोड़ा प्रदूषण कम तो हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से कम नहीं हो पाया है। लेकिन जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ थी, जैसे उसमें फीकल मैटर्स थे, ये सब जाया करते थे और बहुत सी चीज़ें जाती थी, तो वो उनका रोकाव हो गया है और वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली गई है।
लेकिन इन 3 शहरों के अलावा अभी करीब करीब 28 शहर जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे हैं, उन सब में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो नाले हैं, जो अनट्रीटेड नाले हैं, उन अनट्रीटेड नालों से अभी भी गंगा जी में उत्प्रवाह जाता है, उन डिस्चार्ज को भी कम करने के लिए और उनका कायदे से टैपिंग होनी चाहिए और उसको भी सीवेज में जो है वो भेजना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन्होंने बनाए हैं, वो जितना उत्प्रवाह होता है शहर में, जितना सीवेज जनरेट होता है, उससे कम कैपेसिटी के बने हैं। लिहाजा भी आने वाले समय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी को भी इनको बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना पड़ेगा, तभी पूरी तौर से सीवेज जो है वो कंट्रोल हो पाएगा। इसके साथ जो हमारी पीआईएल थी, इस पीआईएल में प्लास्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए आदेश पारित किए गए। इसके बाद इसमें मूर्तियों का विसर्जन बंद कराया गया। इसके बाद इस पीआईएल में नेशनल रिवर गंगा को डिक्लेयर कराया गया, क्योंकि गंगा को जब नेशनल स्टेचर दिया गया तभी गंगा को इतनी इम्पोर्टेंस मिली और फिर गंगा पर सरकार ने काम करके नेशनल एनजीबीआरए का गठन किया। अब जहाँ तक प्रदूषण का प्रश्न है, प्रदूषण तो अभी भी है जब तक उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, करीब करीब गंगा में 300 सहायक नदियाँ मिलती हैं, लेकिन छोटी बड़ी करीब करीब 15 से 16 नदियाँ हैं, जिसमें यमुना है, गोमती है, और भी जो क्षेत्रीय स्थानों पर हैं बड़ी बड़ी नदियाँ, उनका जल भी गंगा से मिलता है। तो उन नदियों को का भी, काली नदी है, इन सब लोगों का भी, इन सब नदियों का भी प्रवाह जो है जाता है। इसलिए इन नदियों को भी प्रदूषण फ्री जब तक हम नहीं करेंगे तब तक गंगा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकती है। जी, इस पीआईएल में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में राज्य सरकार जो है वो एडवर्सली लिटिगेंट नहीं होती। यहाँ पे होता क्या था कि कोर्ट कई बार जब ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं होते थे तो राज्य सरकार के ऑफिसरों को यहाँ कोर्ट तलब करती थी और तलब करने के बाद उनसे सवाल भी पूछती थी कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेके मुझे लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव के लोग थे उनमें कुछ परेशानी थी अंदर से, तो राज्य सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में हमारे एक एप्लीकेशन मूव हुई कि इस न्यायालय को अधिकार नहीं है, लिहाजा इस मैटर को सीधे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भेज दिया जाए। और बड़ी विडंबना यह है कि मैं बीइंग एमिकस क्यूरी, जिसको कि न्यायालय ने एमिकस क्यूरी के रूप में अपॉइंट किया था, और मैंने कोर्ट में न्यायालय को जो भी असिस्टेंस हो सकती थी हमेशा दी है, और हमारी बात को सुनने के बाद ही न्यायालय ने उस केस में आदेश पारित, क्योंकि आप पूरे ऑर्डर्स उठा के देखिए तो उसमें बिना एमिकस क्यूरी को सुने कभी भी कोई भी निर्णय नहीं आया है। किंतु मुझे खेद है कि उस न्यायालय में, उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की एप्लीकेशन में बिना मुझको सुने हुए इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भेज दिया गया। अभी मेरा ये हमेशा से विचार रहा है कि जो उच्च न्यायालय हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है कि वो गंगा नदी या किसी भी बड़ी नदी या जल की निगरानी जो है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट में एक जजमेंट आया है जो 31 जनवरी सन 2024 को एक जजमेंट हुआ इन गोडा वर्मन थिरुमुट पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूर्ण रूप से कहा है कि मैंने बहुत पहले कुछ डायरेक्शंस दिए थे एनवायरनमेंट से संबंधित, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मजबूरन फिर ये आदेश उनको पारित करना पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ एनवायरनमेंट कमिश्नर अपॉइंट करे, और उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हर हाई कोर्ट की कि वो जो है इस पूरे प्रकरण में, जो भी प्रकरण है प्रदूषण से संबंधित या एनवायरनमेंट से संबंधित, उसकी मॉनिटरिंग का दायित्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है।
और ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह में इसका दायित्व तो नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इम्पोज करी है, पहली बार इस जजमेंट में यह बात आई है। अरुण जी, न्यायालय ने जो सूचना दी वो दी है, लेकिन लोगों ने भी क्या सावधानता बरतनी चाहिए कि गंगा की शुद्धता बनाई रहे? जी, देखिए, न्यायालय के आदेश अपनी जगह पर हैं। न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन एग्जीक्यूटिव को करना होता है, लेकिन खेद की बात यह है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम पूर्ण रूप से, जो डायरेक्शन हाईकोर्ट देती है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है। लिहाजा एक जो जन आंदोलन है या जन लोगों की ये ड्यूटी भी है, आर्टिकल 51 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है सिटीजन्स की, उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी को प्रदूषित नहीं करेगा। तो इस प्रकार लोगों में ये भावना आनी चाहिए और ये लोगों का दायित्व भी है कि नदी में किसी भी प्रकार का जो है प्रदूषण न करें, न उसमें कोई गंदी चीज फेंकें, न उसको आप किसी भी तरह से उसको प्रदूषण करना गलत है। अरुण जी, गंगा जी का एक आध्यात्मिक महत्व भारत में है, तो इसके बारे में आप इतनी साल काम करे हैं गंगा जी के बारे में, तो ऐसी कोई आध्यात्मिक अनुभूति आपको आई है इसमें? देखिए, हमारे देश में जो हमारे साधु संत थे, उन्होंने जो भी चीजें ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छी थी, जो उनके लिए कल्याणकारी थी, उसको उन्होंने आध्यात्मिक रूप से एक पहचान दी और उसको उन्होंने देवत्व प्रदान किया। अगर आप देखें तो गंगा के जल को आप 100 वर्ष तक रखें, जो शुद्ध गंगा जल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो वो कभी भी खराब नहीं होता। उसकी एक साइंटिफिक वैल्यू है। साइंटिफिक वैल्यू ये है कि गंगा का जल जो है वो बहुत से बैक्टीरिया को खाता है। उसके अंदर एक बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस पाया जाता है, जो तमाम जो आपके कीटाणु हैं उनको वो उसका भक्षण करके गंगा जल को निर्मल और शुद्ध बनाता है। उसी के साथ साथ गंगा जी को देवत्व प्रदान करके एक मान्यता बनाई गई, ताकि हम लोग सनातन लोग या जो भी लोग हैं हमारी जनसाधारण, उसको एक रिस्पेक्ट पे करे। और गंगा जी में यहाँ तक कहा गया है कि पहले आप घर पे नहाएं, स्नान करें, तब आप गंगा जी में जाके स्नान करें। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इससे जो है गंगा जी प्रदूषित नहीं होंगी और उसका जल हमेशा निर्मल और स्वच्छ रहेगा। अब जहाँ तक आपने ये बात कही, भारतवर्ष में मैंने ही सबसे पहले एक पेपर लिखा और कोविड के समय में इस बात के लिए परीक्षण भी किया गया कि गंगा जल से कोविड का जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज ये पाई गई कि जहां जहां गंगा जी के किनारे जो भी शहर थे, उसमें मॉर्टेलिटी रेट और जिलों के कंपैरिजन में बहुत कम रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग गंगा जी का जल जो है उसका वो सेवन करते हैं, उससे आचमन करते हैं, उसको अपने उपयोग में लाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश के बीच में किसी भी व्यक्ति की डेथ होने की रिपोर्ट नहीं आई है, और ये गवर्नमेंट आंकड़ा है। तो क्यों? क्योंकि गंगोत्री से लेके और ऋषिकेश तक लोग गंगा जल का सेवन करते हैं, उससे खाना बनाते हैं, उससे सारी अपने दिनचर्या का कार्य करते हैं, तो उनका आरटीपीसीआर हमेशा निगेटिव रहा। और जो लोग गंगा जल से यूज नहीं करते हैं, जो और शहर जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, और भी जगह पे आप देख लीजिए, उसमें मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं इससे इन्फ्रेंस ड्रॉ करता हूं कि कोविड के समय में भी इसने बहुत काम किया और गंगा जल की वजह से ही बहुत से शहरों में मृत्यु की दर जो है वो बहुत कम रही। और एक पेपर मैंने उसमें उस समय पब्लिश किया था, जो बीएचयू के डॉक्टर्स ने उसको भी देखा, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उसको भेज के आईसीएमआर में उसका प्रेजेंटेशन लिया गया, वर्चुअल प्रेजेंटेशन, और उससे ये बात साबित हुई, जो उन्होंने बीएचयू के 5 डॉक्टर्स डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी के उसमें लीडरशिप में बनी थी टीम, उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए और वो पेपर पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल में, जिससे ये बात प्रतिपादित हो गई कि गंगा के अंदर एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। इसीलिए हमारे साधु संतों ने इसको
आध्यात्मिक रूप से अच्छा कहा है, ताकि लोग इसका आदर करें और इसके जल को कभी भी प्रदूषित न करें। वर्तमान स्थिति में गंगा जी के प्रदूषण रोकने के लिए क्या चुनौतियां है आप? पहली चुनौती जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि न्यायालय के जो आदेश हैं, उन आदेशों को अक्षरशः एग्जीक्यूटिव को पालन करना चाहिए और कराना चाहिए, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती जो सबसे बड़ी मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि इधर विगत कई वर्षों से यह मैं देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी मनुष्य का इंटरफेरेंस नदियों के प्रति काफ़ी बढ़ गया है। जैसे इंटरफेरेंस के रूप में लोग टेंट सिटी बना रहे हैं, लोग उसके किनारे जो है वो मकान बना रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसके फ्लड प्लेन्स पे, उस पर रियल एस्टेट के लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसकी कैपिलरीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो आरतियां हो रही हैं, पहले एक आरती हुआ करती थी, आज सैकड़ों आरतियां गंगा जी के किनारे हो रही हैं और उसमें घंटा घड़ियाल और उसके साथ साथ लाइट का भी प्रदर्शन नदी के ऊपर किया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो भी गंगा के अंदर जीव जंतु हैं, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप वहाँ पे साउंड प्रदूषण करते हैं तो साउंड प्रदूषण की वजह से ये मछलियाँ जो हैं वो वहाँ से हट जाती हैं, क्योंकि मछलियों का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने का कार्य करता है। इसी प्रकार कछुए हैं, आप इसमें बड़े बड़े क्रूज चलाने की बात कर रहे हैं, आप उसमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, तो अध्यात्म में जो है वो पर्यटन का काम नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उसके बीच में भी एक बैलेंस होना चाहिए और वो उस बैलेंस को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। तो हमारे नदियों के ऊपर जिस तरह से इंक्रोचमेंट और ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहे हैं, उससे नदी हमारी जो है उसकी आध्यात्मिक और उसकी मेडिसिनल वैल्यू और उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो घटती चली जा रही है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें।